अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। सर, हमने सारी फाइल्स चेक कर ली हैं, लेकिन कहीं से भी इसका जिक्र नहीं। हम कोर्ट में ये साबित नहीं कर सकते कि इन सब में हारून भी शामिल था। बेजाद ने इंस्पेक्टर रिजवान के कहने पर डॉन, कुल्हान और एसके के केस से रिलेटेड तमाम फाइल्स वकील को दी थी, मगर वकील की बात पर सब लोग खामोश हो गए थे। साबित करने की कोई जरूरत भी नहीं है। बीस की आवाज पर सब खड़े हुए। शायद ये उनके दिलों में बीस के लिए इज्जत और एहतराम था। शेहराम, अच्छा हुआ तुम आ गए। बताओ अब आगे क्या किया जाए। इंस्पेक्टर रिजवान की बात पर बीस ने तमाम फाइल्स पर एक नजर मारी, फिर सोफे पर टांग पर रखकर बैठ गया। उसका असली चेहरा कभी सामने नहीं आया था। उसके लिए एक प्लान है मेरे पास, जिसे वो खुद अपने घटिया चेहरे को सबके सामने लाएगा। फिर भले बाकी लोग यकीन करें या ना करें, उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बीस का लहजा सह था। बीस की बात पर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या प्लान? रिजवान के सवाल पर बीस ने अपना प्लान उन्हें बताया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। ये बहुत रिस्की है, उसमें उसकी जान भी जा सकती है। बीस, मुझे परवाह नहीं है। अगर वो मरता है तो मरे, क्या फर्क पड़ जाएगा? बेजाद की बात पर बीस ने बेफिक्री से जवाब दिया, जिस पर सब लोग उसको देखने लग गए। आखिर क्या ही बात थी बीस की। वो वाकई ही उनके लिए किसी हीरो से कम ना था। मगर ये सब क्या होगा, कब और कैसे? कल अदालत के फैसले के बाद कैसे होगा, ये सब आपको कल पता चल जाएगा। यकीनन वो कोई ना कोई होशियारी जरूर दिखाएगा। बस उसकी इसी होशियारी को ही हमने इसे ही हार बना देंगे। उसकी बात पर सबने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि ये तो सभी जानते थे कि बीस बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं करता, और अगर एक बार कोई फैसला कर ले तो उसे कामयाब करके दिखाता है। अरीशा की इजाजत मिलते ही हारून ने हला के पेपर्स तैयार करवाने के लिए दे दिए थे। बस अब आज शाम का इंतजार था, मगर उसकी रूह कांप रही थी। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कोर्ट जाए और अपने बाप के खिलाफ झूठी बातें बर्दाश्त करे। वो अपने कमरे में मौजूद थी जब किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक किया। आरू। अरीशा ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो जैनिश और माही खड़ी थी। अरीशा ने ही उस वक्त अपनी नजरों का रुख बदल लिया। अरीशा, तुम कोर्ट नहीं गई? वक्त तो हो चुका है ना? जैनिश ने धीमी सी आवाज में कहा, जिस पर अरीशा ने कोई जवाब न दिया। माही बड़ी हिम्मत करके उसकी तरफ पास आई। माई उसके पास आ बैठी, जबकि जैनश भी उन्हीं के साथ बैठ गई। आरू, अब तक नाराज हो? माई का लहजा बहुत ही मीठा और धीमा था, मगर उसने जैसा सुनी अनसुनी कर दी हो। आरू, मैं जानती हूँ ये सब बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन यही सच है। माई ने उसके कंधे पर हाथ रखे, जैसे वो एक झटके से दूर कर गई। अब तुम बताओ कि मुझे कि सच क्या है। उसकी आंखों में तो खून उतरा था। बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ मैं तुम्हें। सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए तुमने ये सब किया। इतना बड़ा ड्रामा, इन लोगों का साथ दिया सिर्फ अपनी गर्ज के लिए। नाइस, ये थी तुम्हारी असलियत? नहीं अरीशा, ये झूठ नहीं है। और मैं क्यों ऐसा करूंगी? जब मैं और रोहिल एक हो चुके थे, तब ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? ये बात अरीशा भी नहीं जानती थी कि रोहिल और माही का निकाह तो इसी दिन हो चुका था जिस दिन शेहराम ने उसको किडनैप किया था। तो फिर बताओ, आखिर क्या वजह है, क्या मकसद है इन सब का? उसने एक तंज मुस्कुराहट उछाली, जिस पर माही ने नजरें झुका ली। वह शख्स जिसने मुझे अपने झांसे में फंसा कर अपना मकसद पूरा किया है ना, वो तो गैर था ना। लेकिन तुम तो अपनी थी ना। तुम तो बचपन से मेरे साथ थी ना, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू उतरने लगे। लहजे में बेबसी थी। माही ने उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। रीशा, तुम आज हमारे साथ कोर्ट चलो, तुम्हें सब हकीकत पता चल जाएगी। प्लीज चलो। जैनश की बात पर अरीशा ने एक नजर को देखा। हाँ आरू, तुम एक बात, कोर्ट तो चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें किसी ने कोई धोखा नहीं दिया। तुम सिर्फ वो जानती हो जो तुम्हें दिखाया गया है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर पर्दा डाला गया था। माही ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगी। हरगिज नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे डैड बिल्कुल भी सही है। ये सब सुन लोगों की साजिश है। मेरे डैड को फंसाने के लिए। मैं कोर्ट नहीं चाहूंगी। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है अपने डैड के खिलाफ गलत बातें बर्दाश्त करने की। अलीशा ने जब से आंखें बीच रही थी, जिस पर जैनिश ने इशारे से माही को जलने का कहा। ठीक है, अगर तुम वाकई में नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम ना जाओ। हकीकत से भागने की आदत तुम्हें बचपन से है, अभी वही करो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज तुम कोर्ट ना आई तो कभी तुम्हें हकीकत नहीं जान पाओगी, और अगर कभी जान भी नहीं गई तो इस पर बहुत ही देर हो चुकी होगी। जिसे तुम दुश्मन समझ रही हो ना, वो तुम्हारे इश्क में क्या से क्या हो गया है। सलाम है उसकी वफा को, सलाम है उसकी बर्दाश्त को, उसके हौसले को। तुम जैसी अनापरस्त लड़की के इश्क में ना सिर्फ गिरफ्तार हुआ, बल्कि पाने के लिए भी किन किन हदों को पार कर किया उसने। यहाँ तक कि मौत तक को मात दी है उस शख्स ने। लेकिन तुम तो बहुत ही खुदगर्ज हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। माइका जब अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इस बार उसकी आवाज नौकरों तक ने भी सुनी थी। अरीशा उसको देखती ही रह गई। आखिर वो क्या कही जा रही थी? माही अपनी बात मुकम्मल करके मदद चली गई, जबकि जैनिश भी उसके साथ ही चली गई। लेकिन पीछे वो खड़ी इन सब का बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। जज साहब, जैसा कि आप साहब से कुछ दिन पहले आपने इशफाक मिल्ला को अपनी बीवी को कत्ल करने का सबूत मांगा था, मगर दौरान गुफ्तगू हारून की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसकी वजह से तारीख आगे बढ़नी करनी पड़ी थी।
तो मेरे पास इस बात का सबूत भी है और गवाह भी। वकील की बात पर अशफाक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। आखिर कौन हो सकता है जिसे ये राज पता था? झूठ है, ये सब झूठ है, ये साजिश है मेरे खिलाफ। आर्डर आर्डर। इशफाक के चिल्लाने पर पूरी अदालत में एक शोर बर्पा हो गया था, तो जज साहब ने सबको खामोश करवाया। जज साहब, ये शख्स मसलसल झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, या फिर ये उसकी कोई नई सोची समझी साजिश होगी? इशफाक फिर से चिल्लाया, जिस पर वकील मुस्कुराने लगा। योर ऑनर, आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। रोहित ने इशफाक के इतने सालों पुराने नंबर को हैक किया था, जिसपे इशफाक ने किसी को हुक्म दिया था कि उसकी बीवी को मार दिया जाए। जज साहब ने रिकॉर्डिंग ऑन की, जिसे सुनकर सबके सब हैरान रह गए थे, जबकि इशफाक के तो पैर तरह से जमीन निकल गई। जज साहब, एक और बात, इशफाक ने जब अपने बेटे को घर से बाहर निकाल किया था तो उनके घर की एक पुरानी मुलाजमा ने उसकी हिफाजत की थी। इशफाक ने तो अपने बेटे को ढूंढने की भी कोशिश तक ना की थी। कैसा बाप था वो? शफकत का चेहरा पसीने से चरबुर होने लगा था, क्योंकि उसे डर था कहीं उसका ये बेत न खुल जाए। जबकि इशफाक नजरें झुकाए खड़ा था, शायद उसने कभी अपने बेटे को ढूंढना चाहा भी नहीं था। सामने खड़े इशफाक साहब का चेहरा तो देखें आप, जिन्होंने इस बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की सिर्फ अपनी बेटी को उससे दूर रखने के लिए। उस शख्स ने उसकी जिंदगी तक छीनने की कोशिश की थी और वो मुलाजमा जान बचाकर भाग गए थे। वकील साहब की बात पर पूरी अदालत में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जज साहब शफकत का चेहरा देखने लगे, जो फटी फटी आंखों से वकील को घूरे जड़ा था। ये क्या बकवास है? कौन बच्चा? कैसा कत्ल? ये सब झूठ है, वो चिल्लाया था। अशफाक खाजन में नजर से शफकत को देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ अरीशा जो ये सब वॉइस कॉल पर सुन चुकी थी, उसका वजूद सख्ते में आ चुका था। हाथ कांप रहे थे और ये सब क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मोबाइल हाथ से गिरकर बंद हो चुका था। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये सब सच है? सबूत है जज साहब, वो बच्चा जिसे मारने की कोशिश की गई थी वो खुद इस बात का सबूत है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। जज साहब ने इजाजत दी तो सबकी नजरें दरवाजे पर थी, जहाँ से एक फातिमा नामी बुरी औरत, यानी कि वही मुलाजमा जिसने यूसुफ को बचाया था, वो अंदर आई। लेकिन साथ ही उसे सहारा देकर अंदर लाने वाला शख्स जो कि शेहराम था अंदर आया। सबके सब हैरान रह गए, सिवाय इंस्पेक्टर रिजवान, बेहजाद और टीम 20 के। बाकी सब लोग चूम गए थे। शफकत के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये तो शेहराम था, क्या यही यूसुफ था? जबकि दूसरी तरफ हारून का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो बताइए फातिमा बेगम, क्या शफकत ने यूसुफ को मारने की कोशिश की थी? जी हाँ, मैं इस बात की गवाह हूँ। आखिरी दफा जब मैं यूसुफ को अरीशा से मिलवाने गई थी तो इस वक्त हारून नामी बच्चे ने यूसुफ को किसी बहाने से बाहर बुलाया था। उसके जाते ही जब मैं गेट की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने शफकत साहब को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना था। ये कह रहे थे कि किसी भी तरह से यूसुफ को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। फातिमा बेगम जो कुछ जानती थी उन्होंने सच बताया था, जबकि हारून अपना नाम सुनते ही उन्हें घूरने लगा। झूठ बोल रही है ये औरत। शफकत की आंखों में वहीं पर खून उतर नजर आया था, जो कई साल पहले यूसुफ को देखकर अक्सर नजर आता था। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आप कैसे यकीन कर सकते हैं इसके झूठे सबूतों और गवाहों पर? हो सकता है ये औरत कोई और हो, उसे ऐसा कहने के लिए पैसे दिए गए हों। शफकत के घूरने पर वकील जल्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, जबकि इशफाक का वकील तो पहले ही हार मान चुका था। यकीन करना पड़ेगा। शेहराम के बापा साहब उसकी तरफ मतवज्जो हुए। आप कटहरे में आकर कहें। जज साहब के बापा शेहराम मगरूराना चाल चलता हुआ विटनेस बॉक्स में आया और एक स्टाइल से अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। क्या आप ही हैं वो जिन्हें मारने की कोशिश की गई थी? यस, आई एम यूसुफ शेहराम मलक, सन ऑफ इशफाक मलक, एंड आई एम प्राउड कि ये अल्फाज उसने इंतहाई सख्त लहजे में अपने बाप की आंखों में आंखें गाड़ कर कहे थे, जिस पर इशफाक उसे गौर से देख रहा था। यानी जिसने उसकी नाक में दम कर रखा था, जिसके मुकाबले में खड़ा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना उसका अपना बेटा शेहराम था। तो आप बात मुकम्मल बताना चाहेंगे? वकील साहब के बापा शेहराम ने यकतरफा मुस्कुराहट उछाली, जिससे उसमें इशफाक में शबाहत सी दिखाई दी थी। इशफाक का दिल किया था कि वो एक बार से अपने सीने से लगा ले। ये तो वो जानता ही ना था कि किसी के खून में इतना दम नहीं कि उसकी टकराए, लेकिन वो अब ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि वाकई उसके टकराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ मेरी माँ ने कहा है वह सब सच है, उनका एक एक लफ्ज सच है, और मेरी माँ का असल कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए। जज साहब, जैसा कि मिस्टर यूसुफ शेहराम मलक ने आपको बताया कि यही शख्स आपकी माँ का कातिल, और ये जो सामने खड़ा शख्स है, फातिमा बेगम के कहने के मुताबिक उसने शख्स ने यूसुफ की जान लेने की कोशिश की थी। ये दोनों बातें साबित कर चुकी हैं। साथ ही स्मगलिंग केस के तमाम राज, तमाम सबूत वाजे हो चुके हैं। अब बस आपके फैसले के मुंतज़िर हैं। वकील की बात पर शफकत को अपने पैर तले से जमीन निकलते हुए महसूस हुई थी। अभी जैसा आप कुछ कहते हैं, जब शेहराम फिर से कुछ कहने लगा। योर ऑनर, क्या आप पूछेंगे नहीं कि शफकत खान साहब से आखिर अपने ही दोस्त के बेटे को मारने की प्लानिंग उन्होंने क्यों करवानी पड़ी? शफकत खा जाने में नजर से उसको घूरने लगा, जबकि शेहराम ने फिर से यकतरफा मुस्कुराहट उछाली, जिससे वो जलकर रह गया। मिस्टर शफकत खान, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, ये सब झूठ है, ये इसकी सोची समझी साजिश है, आप क्यों नहीं समझ रहे? अरे अरे सुसर जी,
اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ سب کے سامنے؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ آہر آپ نے اور آپ کے غدار شاگرد نے مل کر مجھے میری بیوی سے دور کرنا چاہا مگر ناکام رہے؟ بکواس بند کرو، میری بیٹی تمہاری بیوی نہیں ہے۔ 20 سال پہلے میری محرومہ ماما نے میرا نکاح عریشہ خان سے کروایا تھا، کیا آپ بھول گئے؟ میں نے آخری بار آپ کو اس بات سے آگاہ بھی کیا تھا کہ میں اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، لیکن آپ نے مجھے اسے دور کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ اپنے بچپن کے دوست تک کو دھوکہ دیا انہوں نے۔ شیرام نے اسی کے انداز میں چیتے ہوئے کہا جس پر تقریباً سب بھی خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ اس بار کوئی اور نہیں جانتا تھا سوائے فاطمہ بیگم کے کہ عریشہ بچپن سے ہی اس کے نکاح میں تھی۔ اشفاق ملک، کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج صاحب کی بات پر اشفاق نے نظر جھکائی۔ شاید اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، شاید اسے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس چھوٹے کے بچے کو اس نے گھر سے باہر نکالا تھا آج وہ کیا سے کیا بن کر واپس آیا تھا۔ جج صاحب، یہ سب جھوٹ ہے، آپ اسے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ شفقت اب بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، لیکن اشفاق کے الفاظ نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ سچ ہے۔ شیرام نے ایک نظر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، میں ہی ڈان ہوں جس نے شفقت صاحب عرف ایس کے اور گلہان اور باقی کے سارے گینگسٹر کے ساتھ مل کر اسمگلنگ کی تھی۔ اس دندے کو آگے بڑھایا اور اپنی بیوی کو بھی میں نے ہی مروایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو بھی گھر سے نکال دیا تھا اور ایک بار بھی پلٹ کر اس کا جنم نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے میں دوست سمجھتا تھا نہ وہ میری ہی آستین کا سامنے نکلے گا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اشفاق کا لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی بہادری سے اپنے بارے میں بتا رہا ہو۔ آخری الفاظوں پر اس نے ہون ہوا نگاہوں سے شفقت کو دیکھا تھا۔ جج صاحب، ان سب کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میں نہیں ایس پی جہاں زیب کا قتل کروایا تھا، اس کے بیٹے کا بھی۔ وہ تو اتنا ٹائم پر کسی فرشتے نے باقی کے بچوں کو بڑی ہوشیاری سے بچا لیا تھا۔ مجھے فخر ہے اس ننھے فرشتے پر۔ ویسا ماننا پڑے گا روہیل تمہارا باپ تھا بہت بہادر۔ اشفاق نے بڑے صاف الفاظ میں ایک ایک بات کو واضح کر کے بتایا تھا، جبکہ آخری والے جملے پر اس نے ایک شیطانی مسکراہٹ روہیل کی طرف اچھالی، جس پر روہیل کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ مائی نے روہیل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جس سے وہ نارمل ہونے لگا۔ بس کرو اشفاق ملک، اپنے گناہوں میں مجھے شامل مت کرو۔ آرڈر آرڈر مسٹر شفقت خان، آپ عدالت کو مزید گمراہ نہیں کریں گے۔ جج کی بات پر شفقت نے اپنے چہرے پر آتا ہوا پسینہ صاف کیا۔ مسٹر یوسف ملک، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی جگہ پر آ جائیں۔ وکیل کی بات پر شیرام وٹنس باکس سے نکل کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا، جبکہ شفقت جسے بہزاد نے قابو کیا ہوا تھا اب مچلنے لگا تھا، جبکہ ڈان کے ہاتھوں میں صرف ہتھ کڑیاں تھیں اور وہ اب تک کٹہرے میں ہی کھڑا تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت شفقت خان اور اشفاق ملک کو معصوم بچوں کی اور ڈرگس کی اسمگلنگ کرنے پر، اشفاق ملک کو اپنی بیوی کا قتل کرنے پر اور مزید معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کرنے پر انہیں عمر قید کی سزا سناتی ہے، جبکہ شفقت خان جنہوں نے ان سب میں اشفاق ملک کا ساتھ دیا اور ایک معصوم بچے کی جان لینے کی کوشش کی، انہیں 20 سال کی قید میں رکھنے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ عدالت کا فیصلہ سن کر سب نے شکر ادا کیا تھا، سب لوگ اٹھ کر جانے لگے جب ڈان کی پاپا سب رکے۔ جج صاحب، مجھے پھانسی چاہیے۔ کیوں بزدل باندھ رہے ہو مسٹر اشفاق ملک عرف ایس کے؟ سزا میں تو اصلی مزہ ہے۔ اشفاق کی بات پر شیرام نے یک طرفہ مسکراہٹ اچالی اور کہنے لگا، جس پر اشفاق اس کو دیکھنے لگا، جبکہ ہارون کا تو دماغ ہی کام کرنا بند ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ کبھی بھی ہار کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جج صاحب، اگر میں کہوں کہ میں نے ایک اور قتل بھی کیا ہے تو کیا مجھے پھانسی مل جائے گی؟ اشفاق کی بات پر جابی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا، جبکہ شیرام کا وکیل شیرام کو سوالی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ انسپکٹر رضوان بھی اس کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب؟ ہاں اب بھی سمجھاتا ہوں۔ وہ میں نے جسے ہنسنے لگا تھا ابھی صاحب اس کی بات کا مطلب سمجھتے جب اشفاق نے پیچھے کھڑے پولیس والے کو دھکا دے کر اسے بندوق چھینی اور شفقت کے سینے کا نشانہ بنا کر 2 گولیاں اس کے چھاتی پر اتار دی۔ انسپکٹر رضوان بھاگتے ہوئے اسے روکنے لگے، مگر وہ مار چکا تھا، جبکہ شفقت جسے بہزاد بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھا اب زمین پر گر چکا تھا، جبکہ نظریں اس کی اشفاق پر تھی۔ تو نے میرے خون کو بہانے کی کوشش کی تھی، دیکھ آج تیرا خون بہ رہا ہے۔ تو نے میرے پیچھے میرے پیٹھ پر وار کیا تھا، دیکھ آج سب کے سامنے میں نے تیرے سینے پر وار کیا ہے۔ اس وار کا تو میرے بیٹے کا بدلہ سمجھ، میں تو جیت کر مسکرا کر موت کے گلے لگاؤں گا، لیکن تو بہت تڑپے گا، تو ہار کر اپنی موت سے جا ملے گا۔ ڈان جس کے چہرے پر جیت کی عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہو رہی تھی، آخر تھا تو شیرام کا باپ ہی نہ۔ باپ بیٹے دونوں ہی دنیا سے الگ جدا انسان تھے، انہیں سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ ان دونوں کو مشکل کام کرنا پسند تھا، خود پر آئی پریشانی کو یہ لوگ کسی گیم کا لیول سمجھ کر پار کیا کرتے تھے۔ ان کی بات ہی الگ تھی، یہ لوگ ملک تھے جو ٹھان لیتے تھے کر کے چھوڑتے تھے، انہوں نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، جیت ان کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ اس کے یہ الفاظ وہاں کھڑے سب لوگوں کے دلوں کو چھو رہے تھے، بھلے سے وہ ایک کرمنل، ایک سمگلر، ایک کلر تھا، لیکن آج اس کے الفاظوں پر پہلی بار شیرام کے دل نے گواہی دی تھی کہ اس کا ہی باپ تھا۔ وہ اب تک یوسف کی موت کا غم منا رہی تھی، ہاتھ میں ڈیورس پیپر تھے جو کچھ دیر پہلے ہی کورٹ کی طرف سے اسے ریسیو ہوئے تھے، جبکہ پورے بیڈ پر اس کے بچپن کی کچھ یادیں، کچھ تصویریں، کچھ ڈائریز پڑی ہوئی تھی۔ جب حارث کے پاس آیا وہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ حارث بہت گڑبڑایا ہوا تھا۔ آرو چلو یہاں سے جلدی۔ حارث کی بات پر وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ کہاں؟ عریشہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، جلدی چلو۔
उससे पहले कि वो लोग यहाँ पर पहुंच जाए। हारिस, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? किसकी बात कर रहे हो तुम? सब गाड़ी में बताऊंगा, पहले यहाँ से बाहर चलो। हारिस अपनी बात समझाता हुआ बिना कुछ किए उस गाड़ी में बिठाकर गाड़ी भगाने लगा था, जब पीछे ही किसी की गाड़ी उनको फॉलो करने लगी। हारिस, ये किस तरह ड्राइव कर रही हो तुम? हारिस हड़बड़ाते हुए गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से किसी को कॉल भी मिला रहा था। हेलो सर, बीस ने सही कहा था कि वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, वक्त आ चुका है सर, प्लीज सिक्योरिटी फोर्सेस भेजें, अर्षा की जान खतरे में है। हारिस की पापा अर्षा नासमझी से उसको देखने लगी। आज उसकी जान क्यों खतरे में है? हारिस, ये तुम क्या? अभी वो कुछ कहते जब किसी ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी थी। यकीनन वो लोग टायर पंचर करने की कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम रहे। अर्षा, प्लीज हिफाजत करो खुद की, हारिस ने चीखते हुए कहा, जिस पर अर्षा काफी घबरा गई थी। तभी 2-3 गाड़ियां उनकी गाड़ी को गिरने लेने लगी। लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना यहीं पे शूट कर दूंगा। बराबर वाली गाड़ी से जो उनके बिल्कुल साथ चल रही थी उसमें से एक शख्स हारिस से मुखातब हुआ, लेकिन मुंह पर मास्क था। अर्षा, पीछे हटो, उनका शाना चुकाना है। जब हारिस ने गाड़ी ना रोकी तो दूसरे बंदे ने फायर किया, जिस पर वो दोनों ही नीचे को झुक गए थे, तो गोली उनके ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ चलती हुई मुखालिफों की गाड़ी पर जा लगी, जबकि शीशा उनका भी टूटा था। हारिस, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? अर्षा अब डरी हुई लग रही थी। काश शेहनाम यहाँ पर होता। अभी वो लोग एक निशाने पर बचे थे जब 2-3 और गाड़ियां उनके गिर्द आ गई थी और सबने बंदूकें तान ली थी, जबकि एक गाड़ी बिल्कुल सामने आ रही थी, जिस पर हारिस को मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ा। अचानक वाली ब्रेक लगने से दोनों का सर डैशबोर्ड से टकराया था। हारिस ने मामूली सा जख्म लगा था, जबकि अर्षा के सर पर से खून बहने लगा। आरू, प्लीज संभालो खुद को। हारिस ने जो सीट से लगाया था उसका खून मजीद बह रहा था, जबकि गाड़ी रुकते ही सामने खड़ा शख्स जो अभी भी गाड़ी से उतरा था उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके मुंह पर भी मास्क था। हारिस को समझ नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन में क्या करे। अभी वो शख्स मजीद आगे बढ़ता जब भी कहीं से फायरिंग की आवाजें आने लगी। अर्षा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। शेहराम समझ चुका था कि पुलिस आ चुकी है। सामने से आता हुआ शख्स जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और अर्षा का हाथ पकड़कर उसे बाहर को निकालने लगा। हारिस ने लात मारकर उसको दूर करना चाहा, मगर वो तो बहुत ही ठोस था। बराबर से इसके बंदे ने फायर किया, जिससे हारिस के हाथ पर गोली लगी। हारिस! अर्षा की आंखों में से आंसू आ गए थे ये देखकर कि इसके दोस्त का बाजू खून में लथपथ पड़ा हो चुका था। अभी वह मजीद कुछ कहती जब इस नकाबपोश ने अर्षा को जबरदस्ती तरफ खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेकर गया। उसे फ्रंट सीट पर धकेल कर वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी हवा की रफ्तार में उड़ा कर ले गया। हारिस, अर्षा कहाँ है? बासम पुलिस की गाड़ी से उतर उसकी जाने पड़ा। वो उसको ले गए इस तरह। शिट! बासम ने बड़होल को कॉल करके सिमत बद समझाई और खुद हारिस के बाजू से गोली निकालने लगा।